गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से जो 66 बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम जो संपन्न हुआ था उसमें जो इंडियन इकोनॉमी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन था कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है। तो मेरे पिछले वीडियो में अभी जो एक हमने महंगाई पे जो वीडियो बनाया था मुद्रास्फीति पे, तो उसमें हमने इस चीज़ की चर्चा किया था कि महंगाई को मापने के लिए भारत में 3 सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। एक मैंने चर्चा किया था WPI, दूसरा मैंने चर्चा किया था CPI और तीसरा चर्चा किया था IIP, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को कौन जारी करता है। तो हमने अगले वीडियो में फिर हम बताएंगे कि WPI, CPI और IIP की गणना, WPI की गणना DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पब्लिक प्रमोशन के द्वारा किया जाता है, जो कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। CPI की जब बात करते हैं तो CPI NSO जारी करती है, जो कि मॉस्फी एक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। उसी मंत्रालय के अंतर्गत एक NSO विभाग है जो कि CPI की गणना करता है, और IIP की गणना भी NSO ही करता है, जो कि मॉस्फी मंत्रालय के अंतर्गत ये शामिल है। ये WPI, CPI, IIP यह मुद्रास्फीति मापने का सूचकांक है। यह क्वेश्चन है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को जारी करती है। यहाँ पे ऑप्शन में मेरे पास केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, जो कि अब इसी को परिवर्तित करके NSO कर दिया गया है। तो अगर आपको परीक्षा में अब जो परीक्षा संपन्न होगी उसमें आपको इसके स्थान पे अब NSO देखने को मिलेगा, ऑप्शन में मिलेगा, ये NSO ही आंसर इसका होगा। ठीक है, सिंपल यह क्वेश्चन पूछा गया है कि औद्योगिक उत्पाद सूचकांक की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। तो एक मॉस्फी मंत्रालय है जिसका नाम है सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय, जिसको शॉर्ट में मॉस्फी कहते हैं। उसी मॉस्फी मंत्रालय के अंतर्गत NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस या ऑफिस एक विभाग है, जो विभाग का काम क्या है, CPI की गणना करना, IIP की गणना करना, GDP की गणना करना, राष्ट्रीय आय की गणना करना, ये इससे संबंधित इत्यादि कार्य करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है व्यवसाय करने की सरलता पर वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, जो कि है, ये पूरा फैक्ट्स बेसिस है, करंट बेसिस है। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी किया जाता है। इसका हिंदी होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इसका सिंपल यहाँ पूछा जा रहा है जो क्रम है, तो अभी भारत का 77 से 63वां स्थान हो गया, यानी कि भारत का 2020 के रिपोर्ट के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो पहले 77वें पोजीशन पे था, अब ये अपने को सुधार करके 63वें पोजीशन पर हो गया है। तो इसमें हम लोग को जानना है कि इसको जारी कौन करता है। ये जो सूचकांक जारी होता है, रिपोर्ट जो जारी होता है, इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तीसरा है भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2021 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है। जब हम संस्थागत कृषि साख की बात करते हैं, अगर हम सिंपल साख की अगर बात करें तो साख की जब बात करते हैं तो साख 2 प्रकार का होता है। एक संस्थागत होता है, संस्थागत कर्ज बोले या संस्थागत ऋण बोले, दूसरा गैर संस्थागत बात की जाती है। तो गैर संस्थागत में जैसा कि हम लोग गांव देहात में या शहर में भी सुनते हैं कि साहूकार, इसी को गैर संस्थागत को साहूकार कहा जाता है। यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है
कि भारत सरकार ने अपने केंद्रीय बजट में 2021 के लिए कृषि को ऋण देने के लिए, यानी कि कृषि क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने के लिए, कृषि क्षेत्र में ऋण प्रदान करने के लिए अपने बजट में कितना रुपया का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि भारत सरकार ने भारत के किसानों को ऋण जो देगी 2021 में जो ऋण देने का जो लक्ष्य रखी है वो कितना करोड़ रुपया का लक्ष्य रखी है, तो 15 लाख करोड़ रुपया का वो लक्ष्य रखी है। जब हम 21-22 की फिर बात करते हैं, 21-22 की बात करते हैं, 21-22 के बजट में भारत सरकार ने संस्थागत कृषि साख प्रदान करने के लिए 16.5 लाख रुपए का लक्ष्य रखी है। लेकिन आपसे जो 66 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये चूंकि 20-21 से संबंधित पूछे गए हैं, इसलिए 20-21 के अनुसार 15 लाख रुपए, यानी कि 20-21 में भारत सरकार ने भारत के किसानों को संस्थागत ऋण के द्वारा, जब संस्थागत ऋण की यहाँ बात करते हैं तो जितने भी हम लोग वित्तीय संस्थान की बात करते हैं, वित्तीय संस्थान की बात करते हैं, तो वित्तीय संस्थान में हम लोग जब फिर बात करते हैं तो यहाँ बैंक की बात की जाती है और फिर नॉन बैंक की बात की जाती है, जिसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कहते हैं। फिर बैंक में बात करते हैं तो बैंक में कमर्शियल बैंक की बात की जाती है, कोऑपरेटिव बैंक की बात की जाती है। तो ये जो वित्तीय संस्थान है, वित्तीय संस्थान है, इसी वित्तीय संस्थान को संस्थागत ऋण कहा जाता है। यानी कि एक संस्थागत, एक संस्था के द्वारा जो ऋण प्रदान किया जाता है उसी को संस्थागत ऋण कहते हैं। तो भारत सरकार ने इसका लक्ष्य कितना रखा है 20-21 में, 15 लाख करोड़ का रखा है। 21-22 में कितना रखा गया है, तो 16.5 लाख रुपए का रखा गया है। और 22-23 का जो बजट आने वाला है, इस 22-23 के बजट में क्या लक्ष्य रखा जाएगा ये एक सप्ताह के बाद में आपको फिर जानकारी दे दी जाएगी जब बजट पब्लिश हो जाएगा। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों का सौर ऊर्जा से जोड़ना है। यानी कि भारत में अभी जो न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है, इसी प्रमोट के तहत भारत में जो सिंचाई के लिए किसानों के द्वारा जो डीजल और केरोसिन का जो प्रयोग किया जा रहा है, इस पर से निर्भरता को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने एक पीएम कुसुम योजना लागू की है। और इस पीएम कुसुम योजना के तहत सब्सिडाइज्ड रेट पर, यानी कि सस्ते दरों पर भारत के किसानों को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप का प्रयोग करने की बात की जा रही है। यानी कि पंप, सस्ते दरों पे पंप मुहैया करने की बात की जा रही है। यानी कि अगर हमारा इस डीजल और केरोसिन पर से निर्भरता कम होगी तो मेरा जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, जिसको हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन कहते हैं, यहाँ मेरा भुगतान संतुलन जो घाटा में है ये धीरे धीरे कहीं सरप्लस में होना शुरू हो जाएगी, हमारा विदेशी निर्भरता कम होना शुरू हो जाएगी। इसलिए भारत सरकार ने यह योजना लागू की है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों के सौर ऊर्जा से जोड़ना। निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? ठीक है, तो ये अभी आप लोग सुनते होंगे कि बैंकों की मर्जर की प्रक्रिया काफ़ी तेजी से हो रही है। जैसे अगर हम नरसिंहम समिति की बात करें जो 1998 में गठन हुआ था, नरसिंहम समिति ने ही कहा था कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े बड़े बैंकों हैं उन बैंकों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारत में कार्यरत जो छोटे छोटे कुछ बैंक हैं उनको आपस में विलय करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको स्थान प्रदान करने की उन्होंने बात कही थी। और इसी जो उन्होंने सुझाव दिया था, इसी सुझाव के अंतर्गत आप लोग सुने होंगे कि जब एसबीआई की बात करते हैं तो एसबीआई के एसोसिएट बैंक की बात की जाती थी, सहायक बैंक की बात की जाती थी। 2008 में तथा 2010 में बैंक ऑफ इंदौर तथा बैंक ऑफ बीकानेर को एसबीआई में विलय कर दिया गया था तथा तद उपरांत 2019 में जो शेष 5 बचे सहायक बैंक थे इनको भी एसबीआई में विलय कर दिया गया। और एसबीआई में विलय करने के उपरांत भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विश्व के 2
100 बैंकों में शामिल हो गया, जो कि इसका पोजीशन जो है 43 स्थान है। यानी कि जब आपस में सहायक बैंकों का विलय हुआ तो इस बैंकों का जो पूंजी बढ़ करके बड़ा हो गया, यानी कि बड़ा पूंजी हो गया, जिसके वजह से विश्व के 100 बड़े बैंकों में भारत के स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक भी शामिल हो गया है, जो कि 43वां पोजीशन पर है, 43 पोजीशन पर है। यानी कि सिंपल नरसिंहम समिति के द्वारा कहा गया था कि भारत में भी वैश्विक स्तर पे बैंकों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए बड़े बैंक होना चाहिए। 4 से 5 बड़े बैंकों को उन्होंने वकालत किया था। उन्हीं के सुझाए गए दिशा निर्देश के अनुसार भारत में बैंकों की विलय की प्रक्रिया शुरू हो गई। ठीक है, तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। भारत सरकार ने 2021 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? निर्भीक जो योजना है यह मुख्यतः लाया गया है औद्योगिक क्षेत्रों के लिए, यानी कि औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए भारत सरकार ने 2021 के बजट में एक निर्भीक योजना शुरू की है। निर्भीक यानी कि जैसा कि हम लोग सुनते हैं कि हम लोग निर्भीक के जो शब्द हम लोग आम बोलचाल की भाषा में जो शब्द का प्रयोग करते हैं निर्भीक, यानी कि हम काफ़ी सक्षम है कोई भी कार्य एवं डिसीजन लेने के लिए। उसी प्रकार भारत सरकार ने भी ये निर्भीक योजना के तहत भारत में जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, इन औद्योगिक क्षेत्रों को स्वतः डिसीजन लेने के लिए कि आप कोई भी अगर डिसीजन लेना है तो यहाँ कैबिनेट कमेटी ऑन मिनिस्ट्री के पास आपको अप्रूवल के लिए नहीं जाना होगा, स्वतः आप लोग डिसीजन ले लेंगे। और इसी योजना से पहले भी भारत में जो औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए जो महारत्न का कंसेप्ट लाया गया था, नवरत्न का कंसेप्ट लाया गया था, कहीं ना कहीं मिनी रत्न की बात की गई थी, कहीं ना कहीं इसी योजना का ही एक अंग के रूप में पहले काम कर रहा था कि महारत्न कोई कंपनियां है तो उसके साथ कंडीशंस थे कि अगर सालाना अगर 25,000 करोड़ का टर्नओवर अगर उनका है तो अगर किसी भी प्रकार का उनको नया निवेश करना है तो उनको कहीं भी मंत्रालय से अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं होती थी। उसी प्रकार नवरत्न के बारे में चर्चा किया गया था कि अगर 10,000 करोड़ तक का उनका सालाना टर्नओवर है तो उनको किसी भी प्रकार का अनुमति की आवश्यकता नहीं होती थी। तो ये निर्भीक योजना का संबंध किससे है? तो औद्योगिक क्षेत्रों से है। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFSS शुरू की है। यह प्रणाली राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। इससे कोई संबंध नहीं है। बैंकों की NPA की समस्या को हल करेगी, इनका इससे कोई संबंध नहीं है। यह सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली प्रबंधन प्रणाली का सीधा सा संबंध है सरकार का। जो हम लोग सरकार की खर्चा की बात करते हैं, व्यय की जो बात करते हैं, तो सरकार का व्यय का 2 मदे जो होता है, एक पूंजीगत व्यय होता है और दूसरा राजस्व जो व्यय होता है। इसी राजस्व व्यय को कम करने के लिए CFSMS ये योजना लागू की गई थी। तीसरा है राज्य परियोजनाओं की प्रभावी क्रियाओं को सुनिश्चित करेगी, स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार के वित्त का प्रबंध करेगी। इसका आंसर ये डी होगा। यानी कि ये जो स्कीम लाया गया है इसका मुख्य उद्देश्य है कि राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो विकासात्मक तथा गैर विकासात्मक वर्क किए जाते हैं उस वर्क में सुधार लाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए स्कीम ये लॉन्च की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था, यानी कि 2020 में जो भारत सरकार ने जो बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया, ये किन क्षेत्रों में दिया गया? तो हम भारत जो कृषि कर्मण पुरस्कार है इसके संबंध में अगर बात किया जाए तो बिहार में सबसे पहले बिहार को वर्ष 2013 में धान के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, कृषि कर्मण पुरस्कार 2013 में धान के लिए दिया गया था। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 2020 में, तो 2020 में बिहार को कृषि कर्मण जो पुरस्कार दिया गया है ये
मक्का एवं गेहूं के उत्पादन तथा उत्पादकता के लिए दिया गया है। यानी कि मक्का और गेहूं के उत्पादन तथा उत्पादकता, यानी कि मक्का एवं गेहूं का उत्पादन यहाँ पे अन्य राज्यों के बनिस्पत पर हेक्टेयर उत्पादकता ज़्यादा हुआ है, इसलिए बिहार को भारत सरकार के द्वारा मक्का एवं गेहूं के संदर्भ में उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए या ज़्यादा उत्पादन हुआ है, इसके लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की है। सतत जीविकोपार्जन, सस्टेनेबल शब्द की बात की है, शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, ये सतत जीविकोपार्जन, सतत शब्द से ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि एक व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए अस्थायी सोर्स ऑफ इनकम की बात की जा रही है। यहाँ पे इस शब्द का अर्थ से पता चल रहा है कि किसी भी व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए अस्थायी सोर्स ऑफ इनकम की बात की जा रही है, कि सोर्स ऑफ इनकम की बात की जा रही है। तो यहाँ युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना, अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। तो यहाँ ऑप्शन यहाँ सी सही होगा। यहाँ इसका स्पष्ट रूप से हमने चर्चा किया कि सतत जीविकोपार्जन का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि व्यक्ति को एक जीविकोपार्जन के लिए एक सतत यानी कि कंटिन्यू एक सोर्स ऑफ इनकम की बात की जाती है। सोर्स ऑफ इनकम की बात की जाती है। जो बातें यहाँ पे लिखी गई है, इस बातें को ये फुलफिल स्टेटमेंट करता है। अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्तियों प्रदान करने की बात की जाती है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा जो 7 निश्चय प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उसमें से पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन नहीं है। तो महिला रोजगार, ये भी 7 निश्चय का हिस्सा है। साफ पीने का पानी, जैसे हम लोग अभी नल जल योजना की जो बात की जा रही है, इस नल जल योजना का यही उद्देश्य है कि बिहार के प्रत्येक व्यक्ति के पास पीने का साफ पानी पहुँचे। तीसरा है सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति। तो ये अभी हम लोग जैसे बिहार के संदर्भ में बात की जाती है कि बिहार सरकार ने या बिहार गवर्नमेंट ने 2008 तक बिहार के सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित उपलब्ध करा दी है। 7 निश्चय का हिस्सा है। बाल कल्याण, ये बाल कल्याण 7 निश्चय में कहीं भी शामिल नहीं है। बाल कल्याण 7 निश्चय का कहीं भी हिस्सा नहीं है, इसलिए यहाँ पूछ रहा है कि कौन नहीं है। तो बाल कल्याण आंसर क्या हो जाएगा? यही आंसर सही हो जाएगा, बाल कल्याण नहीं है। ठीक है, बिहार की प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में ये था। ठीक है, यानी कि पूछा ये जा रहा है कि 18-19 में भारत का पर कैपिटा जो इनकम है उसके बनिस्पत बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है कितना तुलना में कितना कम है। यहाँ तुलना जो की गई है राष्ट्रीय औसत का 75%, 60%, 50%, 33%। तो ये 18-19 के मूल्यों पर है। लेकिन अभी वर्तमान आज जो न्यूज में दिया गया था, आज जो अभी 2021 के अनुसार जो न्यूज में दिया गया है, उसमें दिया गया है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय 45,000 रुपया है, जबकि देश की प्रति व्यक्ति आय बताया गया है 1,35,000 रुपया। ठीक है, 1,35,000 रुपया। तो अभी ये जो 18-19 का जो क्वेश्चन पूछा गया है, हमको इसको याद नहीं रखना है। अभी करंट में जो पूछा गया है इसको याद रखना है। अब कंपेरिजन करना है कि 1,35,000 रुपया जो है, इस 1 लाख का कै % 45,000 रुपया है। ठीक है, यही मुख्य क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो ये 18-19 के अनुसार जो यहाँ पूछा गया है, उसके अनुसार ये आंसर आपका सही होगा। यानी कि उस समय जो हमारे देश का जो पर कैपिटा इनकम था, उसका 33% PCI बिहार के लोगों का था। यानी कि अगर भारत के लोगों का अगर 1 लाख रुपया PCI था, पर कैपिटा इनकम अगर भारत के लोगों का
2018 में 1 लाख रुपया था, तो बिहार के लोगों का पीसीआई कितना था? 33,000 रुपया था। ठीक है, इसके संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अभी हम लोग को इसके संदर्भ में अब याद कर लेना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आपका आंसर, इसका आंसर होगा। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य है? खाद्य प्रबंधन, हम लोग एफसीआई का नाम सुनेंगे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई। तो ये खाद्य प्रबंधन का क्या उद्देश्य है? खाद्यान्नों का वितरण करना। खाद्यान्नों का वितरण की जब बात करते हैं हम लोग पीडीएस की बात सुनते हैं, जन वितरण प्रणाली, जन वितरण प्रणाली। तो खाद्य प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? खाद्यान्नों का वितरण करना। दूसरा उद्देश्य क्या है? खाद्यान्नों की खरीद करना। हम लोग अभी सुनते हैं कि एमएसपी का नाम सुनते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसी एमएसपी के माध्यम से, इसी मूल्य पर भारत सरकार का एक नोडल एजेंसी है एफसीआई, भारत सरकार का नोडल एजेंसी है एफसीआई। एफसीआई आम किसानों से इसी मूल्य पर क्या करती है? खाद्यान्नों की खरीदारी करती है, ये भी इसका उद्देश्य है। तीसरा है खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रख रखाव, इसका ये भी उद्देश्य है। एफसीआई का ये भी उद्देश्य है कि एफसीआई क्या करता है? आम किसानों से एमएसपी पर खाद्यान्नों की खरीद करता है, उसका भंडारण करता है और फिर उसको पीडीएस के माध्यम से क्या करता है? वितरण कराता है। ये तीनों उद्देश्य है। खाद्यान्नों का निर्यात करना यह कहीं से भी सही नहीं है, यानी कि भारत में जो खाद्य प्रबंधन जो है, भारत में जो खाद्य प्रबंधन का जो उद्देश्य है, कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इसका कहीं से भी उद्देश्य नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत के किसानों से एमएसपी के दरों पर खाद्यान्नों की खरीद करना, उसका भंडारण करना तथा वितरण करना। तो यही इसका तीनों मुख्य रूप से उद्देश्य है। यहाँ कौन सा एक उद्देश्य है? निम्न में से कौन सा उद्देश्य है? ये भी उद्देश्य है, ये भी उद्देश्य है, ये भी उद्देश्य है, ये उद्देश्य नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, भारत में राजस्व घाटे का तात्पर्य है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखने का प्रयास करेंगे राजस्व घाटा होता क्या है। ठीक है, तो इस राजस्व घाटा पे अगला वीडियो आएगा आप लोग को इसी चैनल के माध्यम से, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देते हैं कि राजस्व घाटा का तात्पर्य क्या है। जैसे जब हम बजट की बात करते हैं बजट की बात करते हैं तो बजट के दो पक्ष होते हैं, एक आय पक्ष होता है, एक व्यय पक्ष होता है। ठीक है, एक आय पक्ष होता है, एक व्यय पक्ष होता है। जब हम आय की बात करते हैं, आय की बात करते हैं तो आय का दो स्रोत होता है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता है, एक कैपिटल रिसिप्ट्स होता है। जब व्यय की बात करते हैं तो व्यय का भी दो पक्ष होता है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, जब हम आय की बात करते हैं तो एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स होता है, एक कैपिटल रिसिप्ट्स होता है। जब व्यय की बात करते हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, जब आमदनी 98 और खर्चा ज्यादा हो, यानी कि खर्चा रुपया, आमदनी 98 खर्चा रुपया, उसी के बीच को गैप को क्या कहते हैं? राजस्व घाटा कहते हैं। यहाँ रेवेन्यू रिसिप्ट्स की जब हम बात करते हैं, यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो जब रेवेन्यू रिसिप्ट्स तथा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच के अंतर को हम लोग राजस्व क्या कहते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट्स कहते हैं, राजस्व घाटा कहते हैं। ठीक है, राजस्व घाटा कहते हैं। यहाँ राजस्व घाटे से तात्पर्य है मेरा, यहाँ से इसका आंसर क्लियर नहीं हो रहा है। अब थोड़ा सा हम इसका व्याख्या को देखते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते किसको हैं? वैसे प्राप्तियां को, वैसे राजस्व प्राप्तियां को रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं जिससे किसी भी प्रकार की सरकार की लायबिलिटियां क्रिएट नहीं होती हो। फिर से एक बार रिपीट करें, रेवेन्यू रिसिप्ट्स की जब हम बात करते हैं तो वैसे प्राप्ति को रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं, राजस्व प्राप्तियां कहते हैं जिससे किसी भी प्रकार का दायित्व का सृजन नहीं होता हो, दायित्व का सृजन नहीं होता हो। जैसे भारत सरकार का रेवेन्यू रिसिप्ट्स का जब हम बात करते हैं तो एक स्रोत है टैक्स, दूसरा स्रोत है नॉन टैक्स। भारत सरकार टैक्स की जब बात करते हैं तो टैक्स में डायरेक्ट टैक्स की उदाहरण लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण लेते हैं।
तो हम लोग जो सरकार को पे करते हैं, इसके बदले में सरकार हम लोग को कुछ देने के लिए बाध्य नहीं होती है, ठीक है। लेकिन जब हम कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करते हैं तो कैपिटल रिसिप्ट्स वैसे प्राप्तियां को कहते हैं जिससे या तो लायबिलिटियां का फॉर्मेशन होता हो, क्रिएशन होता हो, या तो संपत्ति में क्या होती है, कमी होती हो। जैसे मान लिया मेरी आमदनी 98 है और खर्चा रुपया है, इस बीच के गैप को पूरा करने के लिए मेरे पास दो उपाय हो सकते हैं, या तो मैं अपने इनकम के सोर्स को बढ़ाऊं, या तो हम उस जो बीच का गैप है उस गैप को कम करने के लिए क्या करें, या तो किसी से कर्जा ले ले, या तो अपना 2 कट्ठा जमीन को बेच दे। यही मेरे पास दो उपाय हो सकता है। यहाँ सिंपल यहाँ पूछा जा रहा है राजस्व घाटे के तत्व है, भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करते हैं। यहाँ पे जो रेवेन्यू रिसिप्ट है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इससे किसी भी प्रकार का पूंजी सृजन की बात नहीं की जाती है, ठीक है। जब हम कैपिटल रिसिप्ट्स की बात करते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो कैपिटल रिसिप्ट्स में हमने जैसे भी चर्चा किया कि कैपिटल रिसिप्ट्स वैसे प्राप्तियां को कहते हैं जिससे या तो लायबिलिटियां क्रिएट होता हो या तो परिसंपत्ति में कमी उत्पन्न होती हो। दूसरा, जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसे व्यय को कहते हैं जिससे या तो पूंजी का सृजन होता हो या तो रिड्यूस लायबिलिटियां होता हो। यानी कि सिंपल कहने का मतलब यह है कि सरकार जो पूंजीगत खर्च करती है, सरकार अगर सड़क बनवाएगी, जैसे पटेल भवन बनवाई है, या कहीं इन बिल्डिंग्स बनेंगे, कोई डेवलपमेंट विकासात्मक कार्य में कोई हॉस्पिटल का निर्माण होगा, कोई विद्यालय का निर्माण होगा, तो जो हॉस्पिटल्स बनेंगे, सड़क बनेगा, ब्रिज बनेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च होगा, यह एक प्रकार का सरकार का पूंजी का सृजन है। जैसे हम ही लोग कहते हैं कि हमने पटना में आकर के 2 कट्ठा जमीन खरीदा और उस 2 कट्ठा जमीन पे हम एक बिल्डिंग बनाए, तो जो हम बिल्डिंग बनाए वो बिल्डिंग मेरे लिए क्या है, एक पूंजी है, एक पूंजी का सृजन हो रहा है। तो उसी प्रकार जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर को कहते हैं जिससे पूंजी का सृजन होता हो या तो रिड्यूस लायबिलिटियां होती हो। तो यानी कि यहाँ राजस्व घाटे का जो तात्पर्य है, यानी कि ऐसा घाटे, अगर उस घाटे से अगर किसी भी प्रकार का पूंजी का सृजन की जब बात की जाती है तो वैसे घाटे को ही यहाँ राजस्व घाटे का तात्पर्य बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए, यानी कि भारत सरकार के उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कहीं भी यहाँ पूंजी का निर्माण का कहीं सेंस पैदा नहीं हो रहा है। यही चीज यहाँ पे कहता है कि यहाँ जो सरकार के द्वारा जो प्राप्तियां हो रही है और सरकार के द्वारा जो खर्चा हो रहा है, इस खर्चा में वेतन की बात की जाती है, पेंशन की बात की जाती है। तो वेतन है, पेंशन है, सब्सिडी है, ब्याज भुगतान है, इससे किसी भी प्रकार का पूंजी का सृजन नहीं हो रहा है। लेकिन सरकार के द्वारा जब यहाँ पे व्यय किया जाएगा, सड़क बनेगा, हॉस्पिटल्स बनेंगे, विद्यालय बनेंगे, तो यहाँ पे पूंजी का सृजन होगा। यहाँ सिंपल कहा जा रहा है कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों को निर्माण नहीं करते हैं। यहाँ पे भारत सरकार जो उधार लेती है इस घाटा को पूरा करने के लिए, इस उधार से किसी भी प्रकार का परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है। इसी को राजस्व घाटे कहा जाता है, ठीक है। ऐसे और अगले वीडियो में जब इस पे बजट पे वीडियो बनेगा और क्लियर बातें हो जाएगी। वर्ष 1920 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश है। यहाँ सिंपल ये पूछा जा रहा है कि भारत का अन्य देशों के साथ जो आयात और निर्यात होता है, उस आयात और निर्यात में सबसे ज्यादा 19-20 में पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा किस देश के साथ
मेरा व्यापारिक व्यापार होता है, किस देश के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। तो अभी अगर वर्तमान में देखेंगे, अभी जो 2022 यानी कि 2021 और 22 का देखेंगे, तो अभी भारत का चाइना के साथ, चीन के साथ सर्वाधिक व्यापार हो रहा है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि 19-20 में क्या है, तो 19-20 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ था। ठीक है, ये हमेशा परिवर्तित होते रहता है, ये हमेशा परिवर्तित होते रहता है, कभी चाइना के साथ, कभी अमेरिका के साथ, कभी संयुक्त अरब अमीरात के साथ, ये व्यापारिक भागीदारी बढ़ते घटते रहता है। ठीक है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? ठीक है, भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना जो लाया गया है भारत में, ये भारतमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य है सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना। यानी कि अगर अभी आप लोग जैसे आगरा हाईवे की बात करते हैं, या भारत में ही आप देखेंगे तो जैसे अभी फतुहा के पास जो रेलवे सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हुआ है, या उत्तरी बिहार में आप जाते हैं तो उत्तरी बिहार में जितने भी बड़े बड़े NH प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये सब भारतमाला परियोजना से ही संबंधित है। इसी भारतमाला परियोजना के अंतर्गत ये सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए भारतमाला परियोजना लाया गया है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग बजट से संबंधित थ्योरेटिकल बात हम लोग बात करेंगे, और जब बजट इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो उस बजट से संबंधित फैक्चुअल बातें हम लोग फिर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।